नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है राठौड़ों का इतिहास या फिर बीकानेर का इतिहास, आप कुछ भी कह सकते हैं। क्योंकि हम राव बीका से संबंधित आगे पढ़ रहे हैं, क्योंकि राव बीका को हमने डिटेल से पढ़ लिया है। उसने कैसे किस प्रकार अपना जांगल प्रदेश पर अधिकार किया, उसके बाद 1488 में किस प्रकार अपना एक नवीन राज्य या फिर नवीन शासन स्थान बसाया था, तो वो सभी हमने डिटेल से पढ़ लिया। किस प्रकार उनकी बाद में जाके मृत्यु होती है, तो सभी हमने डिटेल से पढ़ लिया। किस प्रकार उन्होंने युद्ध वगैरह किए। तो उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो शासन अधिकार के रूप में अगर हम बात करें, उत्तराधिकारी जो होता है, उत्तराधिकारी जैसे राजपूत शासकों में यही होता है, जो भी उसका बड़ा पुत्र होता है वो ही नवीन उत्तराधिकारी होता है। वैसे ही यहाँ पे अगर राठौड़ वंश की, क्योंकि राठौड़ों की ही एक अलग शाखा थी, जब वो राठौड़ वंश हमने जोधपुर में पढ़ा था, लेकिन उसी से एक शाखा विभाजित होकर बीकानेर में आ जाती है। जो राव बीका अलग से नई शाखा बसाता है, जांगल प्रदेश को बीकानेर के नाम से बसाता है। उसी में देखिए अगला जो शासक बनता है वो राव नरा। उसके बारे में मैंने कल डिटेल्स जो पुराने वीडियो उसमें बता दिया था कि राव नरा उसके बाद उत्तराधिकारी के रूप में नया राजा बनता है, नया शासक बनता है। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही उसकी क्या है कि निसंतान मृत्यु हो जाती है। कैसे? क्योंकि वो मतलब क्या है कि नवीन राजा बनता है, कुछ महीनों तक ही वो वहाँ पे शासन कर पाता है, और उनकी मृत्यु होती ही जैसे ही उनकी, वो बताते हैं कि वो अच्छा शासक साबित नहीं हो पाया था, और उसके बाद जो सरदार थे उनका भी सपोर्टर अच्छा नहीं था। इस वजह से उनकी ज़्यादा समय तक वो नहीं रह पाए, और उनकी मृत्यु होने के बाद उसके बाद निसंतान मृत्यु हुई, तो उनका पुत्र कोई शासक नहीं बनता। क्योंकि उसके बाद जो उसका छोटा भाई था वो राव लूणकरण था। ये ध्यान रखना, ये राव जो बीका था उसी का पुत्र है, छोटा पुत्र है, जो इनकी माता रंग कुंवरी थी, जिससे इन्होंने युद्ध के मात्र से, हमने पुराने वीडियो में बात की थी राव बीका ने किस प्रकार रंग कुंवरी से विवाह किया था, जो कि बाठी शासक थे, से उससे उसकी पुत्री से विवाह किया था। तो देखिए यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं राव लूणकरण। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जितने अपनी सिलेबस के अकॉर्डिंग आवश्यकता है उसी के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो राव लूणकरण का जो शासन काल है वो पहले देख लेते हैं। तो 1505 से 1526 के अंतर्गत इनका शासन काल रहा है। ये आपको ध्यान रखना है कि इनका शासनकाल कब से कब रहा है। इससे एक एवरेज भी बन जाता है कि हम किस शासक के अकॉर्डिंग, तो इससे संबंधित अन्य शासक जितने भी इनका साथ संबंध होता है उससे भी ये पता चल जाता है कि हाँ, इस शासक का संबंध इनसे रहा है, तो मतलब उस समय का शासनकाल रहा होगा। तो 1505 से 1526 तक का इनका शासनकाल रहा है। अगर बात करें इनके पिता की, जैसे कि मैंने अभी बताया है कि राव बीका इनके पिता थे। ये हालांकि उत्तराधिकारी के रूप में यहाँ पे नहीं थे राव बीका के पहले। राव बीका जैसे ही उनकी मृत्यु होती है तो उसके पुत्र, बड़ा ही बड़ा पुत्र होता है राव नरा, वो रहता है। लेकिन कुछ समय मृत्यु होने के बाद, कुछ समय बाद, ज़्यादा समय नहीं था उनका, कुछ महीनों का शासन काल था। उसके बाद जो अगला शासक बनता है वो राव लूणकरण बनता है, जो इसका छोटा पुत्र होता है। माता इसकी होती है रंग कुंवरी। ध्यान रखना, जो पुंगल के शासक है उसकी पुत्री थी, तो रंग कुंवरी थी। और इन गद्दी की अगर बात करें तो 23 जनवरी 1505 में ये शासन पर बैठे, यानी अपनी राजगद्दी पर बैठे। बीकानेर के शासन पर ये शासक के रूप में विराजमान हुए थे। और इन्होंने सबसे पहले जो अधिकार किया था वो इन राज्यों पर किया था। सबसे पहले जो चायलवाड़ा या फिर फैबाद या फैपुर भी इसे कहा जाता है, तो ये दोनों प्रकार से ध्यान रखना कि दो जो शासन के रूप में इन्होंने सबसे पहले अधिकार किए थे, दो जगह पर किए था। और सरदारों का हमेशा ये दमन करते रहते हैं, इन्हें लिए बताते हैं सरदार विरोधी शासक माने जाते हैं। आगे हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से किस प्रकार आगे जब इनका युद्ध होता है तो सरकार इनके, यानी जो सरदार थे, सॉरी सरकार नहीं, सरदार थे, तो इसके विरोध में युद्ध किया करते थे। हमेशा ही इनके विरोध में युद्ध, क्योंकि ये हमेशा सरदारों से विरोध किया करते हैं। जो सरदार थे उसके विकल्प में ही लड़ा करते थे। तो ध्यान रखना, सरदारों का हमेशा दमन किया करते थे, इसलिए सरदार इनसे रुष्ट थे, इनसे विरोधी लड़ते थे। जब भी इनका युद्ध होता है तो हमेशा दुश्मन की तरफ से लड़ते थे सरदार। और एक शासक था नागौर का, मोहम्मद शाह। ध्यान रखना, ये मोहम्मद खां था, इसको भी इन्होंने पराजित करके नागौर पर अधिकार किया था। हालांकि जब हम आगे पढ़ते हैं तो इनका देखिए शासन ऐसा था कि जब मारवाड़ का क्षेत्र हम पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मारवाड़ का जो क्षेत्र आता है उसमें जोधपुर भी आता है, बीकानेर भी आता है, नागौर का भी कुछ पार्ट आता है। उसके बाद बात करें इसके, देखिए इंपॉर्टेंट एक युद्ध था जिसे राजोलाई या फिर राजोबाई का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में अगर बात करें, देखिए इस युद्ध की अगर डिटेल से बात करें तो हालांकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि रावल जेतसीता जो जैसलमेर का शासक था उसको इन्होंने बंदी बनाया था।
किन्होंने बनाया था? राव लूणकरण ने। रावल जैतसी था जो कि जैसलमेर का शासक था, उसको बंदी बनाया था, अपने कब्जे में रखा था। कुछ समय रखने के बाद ही इसको जो बाद में मुक्त किया गया था, अपनी बंदी रखते हुए मुक्त किया था, तो मुक्त करने के बाद भी ये किया गया था कि अपने वैवाहिक संबंध जोड़े गए। देखिए पहले के समय में ऐसा ही होता था, या तो उसका राज्य ले लिया जाता था, राज्य लेकर उसको निष्कासित किया जाता था, या फिर उस राज्य जो क्षेत्र था वहाँ से बहिष्कृत किया जाता था, या फिर उसके वैवाहिक संबंध, जैसे हमने मुगलों के साथ देखे जयपुर के संबंध, जो जयपुर के कछुआ वंश थे वो भी मुगलों से संबंध वैवाहिक बनाए थे। उसके बाद हम जोधपुर में भी पढ़े हैं जिसमें मोटा राजा उदय सिंह थे, वो भी अपने वैवाहिक संबंध बनाए थे। उसी प्रकार यहाँ पे भी जब वैवाहिक संबंध बना था तब ये युद्ध समाप्त हुआ था, तब इसको बंदी रूप से बाद में छोड़ा गया था रावल जैतसी को, तो ये ध्यान रखना। अब इसमें देखिए थोड़ी बहुत अगर मैं डिटेल से बात करूँ इसमें, जिससे आपको थोड़ा ये चीज़ भी, ये राजोलाई या राजोबाई का जो युद्ध है इसके डेट से संबंधित प्रश्न नहीं बनता है, तो इसके डेट से संबंधित आप प्रश्न ध्यान में मत रखना, क्योंकि इसमें अभी तक ऑथेंटिक किसी भी बुक में इसकी डेट भी मेंशन नहीं की गई है। लेकिन फिर मैं बता दूं कि इसमें जो स्टोरी थी वो ये थी कि एक चारण जाति का, जैसे कि मैंने इसमें पुराने वीडियो में भी आपसे ये चर्चा की गई कि चारण जाति उस समय की चारण जाति ऐसी जाति थी जिसको कुछ भी कहने का या कुछ भी बोलने का अधिकार था, यानी वो किसी भी शासक या कितने बड़े से बड़े अधिकारी के सामने कुछ भी बोल सकते थे, उनको ऐसा अधिकार प्राप्त था। तो यहाँ बीकानेर का एक लाला नाम का चारण था, वो यहाँ पे जाता है जैसलमेर में रावल जैतसी के दरबार में, और उस समय जाकर उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं, कुछ अपनी बातें कहते हैं, कुछ अपनी कविताएं रखते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे साहित्यकार हुआ करते थे, चारण जाति के बहुत ही अच्छे लेखक हुआ करते थे। तो उन्होंने क्या है कि रावल जैतसी के सामने अपने कुछ भाव थे जो प्रकट किए, लेकिन उससे संबंधित क्योंकि वो बीकानेर से गए थे तो जाहिर सी बात है वो राठौड़ के बारे में ही प्रसंग ज़्यादा बात करते हैं। तो लेकिन रावल जैतसी थे वो इस बात से थोड़े नाराज़ हुए और उन्होंने बताया कि राठौड़ तो क्या है, राठौड़ तो ऐसे ही हैं, और जो आपके जो शासक रहे हैं राव बीका वगैरह, ये राठौड़ वंश ऐसा ही है, कोई खास वंश नहीं है, तो कुछ बुराई करते हैं राठौड़ वंश की। ये बात क्या है कि चारण जाति के जो लाला थे उसको बुरी लग जाती है और वो वहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं बीकानेर में, और यहाँ पे राव लूणकरण से ये कहते हैं कि आपके संबंध में या आपके जो वंश है उससे संबंधित ऐसे बात कर रहे हैं। तो इससे ही क्या होता है, ये नाराज़ हो जाता है राव लूणकरण और अपनी भारी सेना के साथ वहाँ पे आक्रमण कर देता है जैसलमेर में। और जैसलमेर में आक्रमण करने के बाद ये बताते हैं कि इसको बंदी बना लिया जाता है, और ऐसे बताते हैं लगभग 1 महीने तक जो राव लूणकरण है उसके शासन के रूप में वहाँ पे बैठे थे, और वहाँ पे जो दरबार के अंदर जितने भी, यानी कैदे महल के अंदर या फिर जो जैसलमेर का गढ़ है उसके अंदर से कोई भी शासक बाहर नहीं आ पाया था, कोई भी उसका दरबारी या फिर कुछ भी बाहर नहीं आ पाए थे इसके डर की वजह से। तो 1 महीने तक वहाँ पे वो घेराबंदी करके रखे थे, लेकिन नहीं बाहर आए थे इसमें। तो उसके बाद बताते हैं कि लगभग इनको बहुत लंबे समय तक यहाँ पे बंदी बना के रखा गया। जब इनसे वैवाहिक संबंध, यानी जो राव लूणकरण है इनके 2 या पता नहीं 2 या 3 पुत्र थे, उनका वैवाहिक संबंध जोड़ा गया था राव जैतसी या रावल जैतसी के पुत्रियों के साथ, तब जाके इनको बंदी से रिहा किया गया, और उसके बाद इनको थोड़े जो आपस में संधि हुई गई। तो ये ध्यान रखना, जो महल के अंदर बैठे बैठे ही उन्होंने कुछ दूत माध्यम से ही संधि का प्रस्ताव भेजा था, वो बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। ऐसी हालत कर दी थी राव लूणकरण ने रावल जैतसी जो जैसलमेर के शासक, जिन्होंने बीकानेर के शासक या फिर राठौड़ वंश के बारे में गलत कहा था। उसके बाद बात करते हैं नवाब शेख अबीराज, या देखिए नवाब शेख अबी मीरा, ये जो शासक थे ये भी बहुत ही पराक्रमी शासक थे और नारनौल के थे, ये ध्यान रखना। इसका संबंध यही पूछा जाता है कि ज़्यादातर कि इनका जो युद्ध हुआ था वो कहाँ के शासक के साथ हुआ, तो नारनौल का शासक था नवाब शेख अबी मीरा। ठीक है, इनसे जब युद्ध हुआ था तो देखिए जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सरदार हमेशा क्या करते थे, इसके राव लूणकरण के विरोधी थे, क्योंकि राव लूणकरण हमेशा इनको खदेड़ता रहता था, इस वजह से ये विरोधी थे। तो जो अबी मीरा था उनके शेख अबी मीरा से ही, उनके ही पक्ष में लड़ा करते थे। तो बात करें जो पाटन के जो तंवर थे वो भी इसके साथ थे, और रायमल था अमरसर का वो भी इसके साथ था, और कल्याणमल और अन्य और भी शासक थे जो कि किसके साथ थे, ये थे नवाब शेख के साथ। और लूणकरण के साथ थे उस युद्ध में वो थे कुंवर प्रताप सिंह, वेरसी, नेतसी और राजपूत अन्य शासक। ठीक है, ये राजपूत अन्य शासक वो थे इसके साथ। तो राव लूणकरण इसके मध्य युद्ध हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना, एक युद्ध हुआ था जो कि नारनौल के शासक किसके साथ, नारनौल के जो शासक थे नवाब शेख उसके साथ भी ये युद्ध हुआ था। उसके बाद बात करते हैं इनको वीरगति की जो प्राप्ति हुई है वो हुई है 31 मार्च 1526। यहाँ पे इनका शासनकाल समाप्त हो जाए, जैसे मैंने बताया कि 1505 से 1526 तक इनका शासनकाल रहता है।
यहाँ पे इनकी वीरगति प्राप्त हो जाती है। ज़्यादातर देखिए एग्जाम में आपको इससे संबंधित ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हालांकि हो सकता है पूछ लिया जाए, या आगे होने वाली अन्य जो भी आपकी परीक्षाएं हैं इससे उच्च स्तर की, उसमें ये सभी प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इससे संबंधित बाहर जाने के बिल्कुल भी चांस नहीं है, क्योंकि ये मैं जितनी हो सकता है उतनी डीप भी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इनकी बात करें तो देखिए इनकी उपाधियों से संबंधित प्रश्न बनने के ज़्यादा चांस बनते हैं। वो है कलयुग का कर्ण। देखिए कलयुग का कर्ण इसको जो कहा है वह राव जयसिंह संध जो कि बीटू सूजा द्वारा लिखित ग्रंथ है, उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि ये कलयुग का कर्ण कहा गया है। तो ध्यान रखना ये सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि कलयुग का कर्ण किस शासक को कहा जाता है, तो वो राव लोणकर्ण जो कि बीकानेर का शासक था। उसके बाद बात करते हैं दानीकरण भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये दान करने में सर्वाधिक आगे रहते थे। इसमें अगर इनकी बात करें तो ये काव्य है जिसके अंतर्गत इसको दानीवीरकरण या फिर दानीकरण कहा गया, जैसे कर्मचंद्रो वंशोत कीर्तनम, ये जो काव्य है इसके अंतर्गत भी इन्होंने ये इसको दानीकरण बताया है। अगर बात करें इसके कुछ निर्माण कार्यों की, तो निर्माण कार्य इन्होंने एक बीकानेर के अंतर्गत ही एक लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर का निर्माण करा है। और हालांकि ज़्यादातर इसमें जो प्रश्न बनते हैं वो मैं पहले बता देता हूँ कि इसमें जो प्रश्न बनता है वो सीधा सीधा यहाँ से देखने को मिलता है, या फिर राजोलाई या फिर राजोबाई और इसके नवाब शेख के संबंधित ये प्रश्न देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर इसके बारे में प्रश्न ज़्यादातर नहीं बनते हैं, लेकिन जो प्रश्न आपको थोड़ा देखने की ज़रूरत है वो स्पष्टली जो मैं बता देता हूँ, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं अगर बने तो ये चीज़ें हैं इसके संबंधित। हालांकि मैं चाहता था इसको 2 लाइनों में भी आपको ये बता सकता था कि यही बन सकते हैं, लेकिन भविष्य का कोई पता नहीं, आगे हो सकता है। देखिए पढ़ने वाली चीज़ें यही है कि आप जितना दिमाग में रख सकते हो, क्योंकि ज्ञान हमेशा अधिक से अधिक ही ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ज्ञान अगर आप अधिक से अधिक ग्रहण कर पाते हो, उसका कुछ परसेंट ही अगर आप आउटपुट दे पाते हो तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान पहले ग्रहण करनी चाहिए, उसके बाद ही आउटपुट देना आपको लिए ईजी रहता है। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको डिटेल से अगर मैंने इसके बारे में आपको देखिए समझा दिया है कि राजोलाई या राजोबाई का युद्ध क्यों होता है और उसका निर्णय क्या होता है, तो वो सभी मैंने बता दी। हालांकि बुक्स वगैरह में आपको ज़्यादातर डिटेल से देखने को नहीं मिलता ये। तो ये इनकी स्टोरी थी। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित ही अगले पार्ट में, जो कि बीकानेर का इतिहास से संबंधित, राठौड़ों का इतिहास से संबंधित ही रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।